पेपर सॉल्व करके भेजिए। और याद है संडे को टेस्ट है आप लोगों का, अभी नेक्स्ट रेगुलर क्लास में बताऊंगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जहां पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, उस सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर आप ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, तो इन दोनों पॉइंट पे जो वीए और वीबी होगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी होगी? लेट्स से कि 5 वोल्ट होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिन पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। अभी पोटेंशियल सेम क्यों होता है? पोटेंशियल सेम होने का रीजन ये होता है कि इस पे हर पॉइंट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यानी कि अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जब यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो वहां पे पोटेंशियल सेम होता है। यानी कि ये ध्यान रखिए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उधर पोटेंशियल भी है। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उधर पोटेंशियल भी है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब और ये जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो वहां पे पोटेंशियल भी ना हो, ये कंपलसरी नहीं है। बट अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उधर पोटेंशियल होना कंपलसरी है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी वहां पे क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यानी कि अगर ई यूनिफॉर्म है तो वी भी यूनिफॉर्म है। तो अगर आप चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी सरफेस पे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी यूनिफॉर्म होगा। यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस at every point of which at every point of which electric potential is the same, at every point of which electric potential is same. क्लियर है? ओके, अब कुछ पॉइंट्स यानी एक तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको समझ में आ गया सभी को कि ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलता है? सेम मिलता है। अब अगर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम मिलेगा, ठीक है, अच्छा अभी 10 मिनट में क्लास कैंसिल हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लेना, मैं बनाऊंगा तो रिज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? हाँ, तो अगर किसी पॉइंट पे मतलब सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है तो लेट्स से हम मान लेते हैं ये दो पॉइंट हैं जिसपे ये VA हो गया और ये VB हो गया। तो हमें पता है, ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वी नो दैट कि जो VA है वो VB के इक्वल है। ठीक है, VA जो है वो VB के इक्वल है। तो अगर VA VB के इक्वल होगा तो ऐसे में क्या होगा? हम मान लेते हैं कि एक चार्ज को A से B पे लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक चार्ज को A से B पे लेके जा रहे हैं। जब किसी चार्ज को A से B पे लेके जाओगे तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, है ना? क्या करोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे। तो आपने रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या रिलेशन पढ़ा था? वर्क डन ए से बी अगर आप करते हो क्यू के लिए तो वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यही पढ़े थे। अगर आप कोई वर्क डन करते हो से बी के लिए किसी चार्ज के लिए तो किसके बराबर होगा? वीबी माइनस वी ए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको पता है कि वीबी और वी ए क्या है? इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो गए, है ना? ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी कि वर्क डन क्या आ गया? जीरो। इससे हम ये समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं हो सकता। अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे
तो उसमें कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0 आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। इसको लिख के आप एक लाइन नीचे लिख लेंगे, हेंस, हेंस नीचे करके लिख लेंगे, हेंस नो वर्क डन, हेंस नो वर्क डन in moving the test charge, hence no work done in moving the test charge from one point of equipotential, from one point of equipotential surface to the other. Hence no work done in moving the test charge, hence no work done in moving the test charge from one point of equipotential surface to the other. ये होगी एक तरीके से पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी देखिए क्या कह सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी एक तरीके से देख लेते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, मान लो कि आपने एक लाइन खींच ली, यानी कि ये डीएल। ठीक है, इस डीएल के लिए आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। अब अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़े हो एफ डी एक्स कॉस थीटा, यही पढ़े हो ना, एफ डी एक्स कॉस थीटा। इधर लिख दे, एफ डी एक्स कॉस थीटा, यही फॉर्मूला आप पढ़े हो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए जब आप निकालते हो। बट अगर मैं कहूं कि अगर आप फॉर्मूला वर्क डन के लिए ये भी लिख सकते हो ई डी एक्स कॉस थीटा, तो आप मानोगे, मानना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो एफ की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ई यूज कर रहे हैं। अब कोई बता सकता है कि मैं एफ की जगह ई कैसे यूज कर ले रहा हूँ, कोई बता सके, किसी के माइंड में आ रहा हो, मैं कैसे यूज कर ले रहा हूँ कि मैं ई, एफ की जगह ई यूज कर ले रहा हूँ, कोई बताए। या वो क्या कंडीशन है कि जिस कंडीशन पे मैं एफ की जगह ई यूज कर सकता हूँ, एनीवन। किसी के पास नहीं आंसर। वो कंडीशन ये है कि अगर आप किसी यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हो, मतलब किसी यूनिट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसके लिए अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हो, तो आपका जो फॉर्मूला है वर्क डन के लिए, एफ की जगह आप ई यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो वो भी देखिए। एफ है, एफ मतलब फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हो, एफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। अब मान लीजिए अगर आप एक चार्ज 1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। बट ये किसके बराबर, किसका फॉर्मूला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ई का। यानी कि आप एफ की जगह किसको यूज कर सकते हो, ई को यूज कर सकते हो। एफ की जगह किसको यूज कर सकते हो, ई की जगह ई यूज कर सकते हो। इसलिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ई यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि एफ की जगह ई कैसे यूज किया, जब आप यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हैं और उसके लिए अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया, तो आपने किया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एल, क्योंकि dx की जगह dl ले रहे हो, ई डी एल कॉस थीटा। ये समझाने वाला पार्ट था, ई डी एल कॉस थीटा। अब आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जीरो। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो यानी कि ये तो जीरो हो गया, dl cos थीटा। अब देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो तो नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी होगी। ठीक है, ये तो जीरो हो नहीं सकता। डीएल भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस लेट किया है, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, और ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो कौन बचा, जीरो किसके बराबर हुआ फिर, कॉस थीटा के। अब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है
जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीएल के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीएल के परपेंडिकुलर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या फिर जाएंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलेंगी, या फिर उस चार्ज सरफेस के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड यानी अंदर की तरफ आएंगी, बट आएंगी परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसका मतलब ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसके बाद एक और लाइन लिख लेंगे हम, जैसे यहाँ लिखी थी ऐसे यहाँ लाइन लिख लेंगे। तो लाइन लिख लो फिर मैं पूछता हूँ। लाइन लिख लीजिए। इट मीन्स फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन equipotential surface, equipotential surface through point, equipotential surface through point is normal to the electric field, is normal to the electric field at that point, normal to the electric field at that point. ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अगर सब समझ में आ गया तो एक बार ये सब लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में था। अब मैं ना, टाइम खत्म ही हो रहा है, मैं दोबारा बना रहा हूँ कैंसिल करके, आप लोग रीजॉइन कर लेना सातों के 6 के 6। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 1 मिनट बचा है तो क्या फायदा, फिर बीच में बोलते बोलते कैंसिल हो जाएगी। अब रीजॉइन कर लेना, ये होगी बात। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी। अब आगे देखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इसके सरफेस बनाने के लिए पूछ लेते हैं, तो कुछ ड्राइंग इसकी आ जाती है 1 मार्क्स में। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो अब क्या होता है, एक ड्राइंग आपकी इसका मतलब बनाने के लिए जो आएगा वो पूछ सकता है पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो पॉइंट चार्ज कैसा होता है ऐसा, तो हम पॉइंट चार्ज को हम मान के चलते हैं कि वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है सर, शेप में स्फेरिकल होता है। तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस में सविता अभी ठीक है, आपको मैसेज अभी देखा मैंने। तो पॉइंट चार्ज हम क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल मान के चलते हैं। तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। देखिए, जो चार्ज का जैसा सोर्स होगा, जिस शेप का सोर्स होगा उसी शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि स्फेरिकल शेप का है तो स्फेरिकल शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अब ये स्फेरिकल है तो इसके जितने भी स्फेरिकल शेप बन सकते हैं कॉन्सेंट्रिक, वो सब आप बना लीजिए। ये सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। और चार्ज के जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा सरफेसेस क्लोज होंगे, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे सरफेसेस उतने सरफेसेस के बीच का गैप इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक ये बन सकता है। और एक आपसे पूछा जाता है दूसरा, यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से, यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। ठीक है,
तो जैसे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म में क्या होगा कि हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी सेम है, तो सरफेसेस भी सेम डिस्टेंस पे बनेंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिजिक्स में ड्राइंग बहुत है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं है तो। रे ऑप्टिक्स भी आने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, गैप सेम रखिएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस के शेप डिजाइन करने के लिए। दूसरा आप नया टॉपिक हम करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या मान रहे हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मानेंगे, लेट करेंगे। लेट वी हैव टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि एक सरफेस हमारे पास ये है और दूसरा सरफेस ये है। ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, और सरफेस बी का पोटेंशियल V है और सरफेस ए का पोटेंशियल V माइनस dV है। क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि dr, और ये V पोटेंशियल है, तो इसका पोटेंशियल हमने थोड़ा सा कम माना है। कितना कम माना है, dV कम माना है। तो ये B का पोटेंशियल V हो गया और A का पोटेंशियल V माइनस dV हो गया। ठीक है, अब एक चीज कि जिस तरफ पोटेंशियल की इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ कम होती जाती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। लेट्स से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में कम होता जाएगा, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो ऐसे क्या होगा, जो डायरेक्शन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर आगे जाओगे तो कम होगा, फिर आगे जाओगे कम होगा, कम होगा जिस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब आप क्या कर रहे हो कि आप निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो कंसीडरिंग वाला पार्ट आप लिख लेंगे, लेट वी हैव टू इक्विपोटेंशियल सरफेस of different potential। ठीक है, A एंड B। तो हम क्या कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए। तो लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done, amount of work done for small distance dl। तो dl के लिए आप निकाल रहे हो तो क्या होगा, dw इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या बताया था, E डॉट dr, और डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, cos थीटा। ठीक है, तो E डॉट dr और cos थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को जो लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप वर्क डन उसी का निकालोगे ना जब चार्ज को लेके जाओगे। रिपीट कर दो, ये पूरा रिपीट कर दूं सविता, कहां से रिपीट कर दूं, डायग्राम बता दूं। अच्छा, तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, मैंने बताया था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसपे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसपे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा।
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। बट इस पूरे सरफेस का जो पोटेंशियल है वो v है, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल v मिलेगा। और इस पूरे पोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो v माइनस dv है, यानी कि हर एक पॉइंट पे v माइनस dv आपको पोटेंशियल मिलेगा। दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस dr है, यानी स्मॉल डिस्टेंस dr है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो इस तरफ आप देखोगे, इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर कम है, यानी इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या है? इसी डायरेक्शन में। ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं, चार्ज को ए से बी पे लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज को ए से बी पे लेके आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल कितना बनेगा? 180। 180 बनेगा तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। ये आ जाएगा -EDR। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ऑल्सो हमें दूसरा फॉर्मूला भी पता है वर्क डन निकालने का, है ना? दूसरा वर्क डन क्या होता है फॉर्मूला निकालने का? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। आप कहां से कहां कर रहे हो? ए से बी तक का काम कर रहे हो। कहां से कहां कर रहे हो? ए से बी तक का। यहाँ लिख लो, ए से बी, ए से बी, ए से बी। अब अगर ए से बी निकालोगे तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसको इक्वेशन मान लो, या इसको आप पुट कर लो। VB इज इक्वल टू क्या आपके पास? VB है V, ये कर दिया पुट V। VA क्या है? V माइनस DV, तो इसको आपने पुट कर दिया V माइनस DV। ठीक है, ओपन करोगे तो क्या होगा? -V प्लस DV, तो कैंसिल, तो बचा क्या? DV। ये इक्वेशन आ गई 2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई? 2। आगे देखो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से अगर आप देखोगे तो आप देखोगे -EDR इज इक्वल टू DV, -EDR इज इक्वल टू DV। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? -dV/dr। E इज इक्वल टू क्या हो गया? -dV/dr। तो -dV/dr हो गया। इसको हम कहते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया डिस्टेंस। पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया होगा कि जब भी अपॉन में, किसी के अपॉन में डिस्टेंस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये देखो, पोटेंशियल के अपॉन में ग्रेडियंट है, यानी पोटेंशियल के अपॉन में डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे? इसको आप क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये रिलेशन आगे बहुत जगह यूज होगा। कैपेसिटेंस में बार बार इस फॉर्मूला का यूज हो रहा होगा, जिसमें मैंने E इज इक्वल टू V/D यूज कर रहा हूँ बार बार, वो इसी के फॉर्मूले के बेस में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने टोटल ले लिया V, और इसके टोटल डिस्टेंस को हम D ले रहे हैं, R को हमने D लिख दिया कैपेसिटेंस के केस में, आगे जब हमने पढ़ा है। ठीक है, यहीं से वो रिलेशन में बार बार यूज कर रहा हूँ। तो आपने एक रिलेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -dV अपॉन में dr। यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं। क्या बातें निकल के आती हैं? बातें ये निकल के आती हैं कि ये जो रिलेशन है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वहां पे पोटेंशियल होगा, है ना? कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वहां पे पोटेंशियल होगा। और दूसरी बात ये भी पता चलती है हमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे नहीं है, यानी कि 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे नहीं है, मतलब कि क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू -dV/dr। अब किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब वो कांस्टेंट होता है। किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब वो कांस्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, दैट डजंट मीन कि वहां पे पोटेंशियल भी नहीं है। मे बी वहां पे पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। मे बी वहां पे क्या हो? पोटेंशियल
कांस्टेंट हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशन। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, अदरवाइज जीएसएस करेंगे ताकि मेरे को समझ में आ जाए, पता चल जाए, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विजुअल क्लियर है ना? ओके माइक ऑफ था। इसके बाद जो है कि आपका इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि इसके कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी और कुछ नहीं था। ठीक है, इसके बाद की सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, बट स्टिल आपको अगर कोई बात ना समझ में आए तो इसके बाद एक और बैकअप क्लास रखूंगा, इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जो अभी जो बच्चे हैं आई गेस वही उन्हीं को जरूरत होगी, तो उसके आगे आप कंटिन्यू कर लेंगे, कैपेसिटेंस वाला पार्ट है। और बाकी एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है देन वी कैन कंटिन्यू, बट अगर आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाता है दैट इज बेटर कि आप इजीली कभी भी बैठ के उसको देख सकते हैं। ठीक है, और तो मैं समझा देता हूँ, वैसे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। 6 बजे एक और क्लास, रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, देन रेस्ट करिए, मिलते हैं 6 बजे वाली क्लास में। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई भी बात, कुछ भी रिलेटेड पूछना है। सिलेबस आ गया है 12th का। नहीं सुनाई दिया चंचल मेरे को? आवाज आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। नहीं पता चल रहा, आवाज कट रही है, मेरे तक आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए 6 बजे वाले में पूछ लेना, जो भी डाउट था 6 बजे वाले में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है।